Hello everybody, how are you? Dear students, NCERT हिस्ट्री की क्लासेस हम लोग कर रहे थे लास्ट टाइम और 7th, 8th, 9th और 10th क्लास का एक एक लेसन हम लोग जो भी वन लाइनर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो कर चुके हैं। अभी 7th क्लास का सेकंड चैप्टर हम लोग कर रहे हैं, नए राजा और उनके राज्य। इसके अंदर क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है देखते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट करके बताइए। उस चैप्टर से संबंधित कोई कन्फ्यूज़न है तो वो भी आप लोग पूछ सकते हैं। इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला ही पॉइंट है 7वीं से 12वीं शताब्दी के प्रमुख राज्य। तो 7वीं से 12वीं शताब्दी तक के प्रमुख राज्य क्या थे, कौन कौन से थे? चौहान जिनको कहा जाता है आज के टाइम में, गुर्जर प्रतिहार, परमार, चंदेल, राष्ट्रकूट, चालुक्य, चोल, चेर, पांड्यन, पाल। ये जो चाहमान गुर्जर प्रतिहार है ये पश्चिमी हिंदुस्तान के उस टाइम में राज्य हुआ करते थे, और ये चंदेल, राष्ट्रकूट, चालुक्य, चोल ये साउथ इंडिया के पार्ट थे। महामंडलेश्वर, पूरे मंडल का स्वामी। इस शब्द का प्रयोग सामंतों के द्वारा अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर अपने लिए किया जाता था। यानी कि जिस सामंत के पास अधिक सत्ता और संपदा होती थी वो अपने आप को पूरे मंडल का स्वामी यानी कि महामंडलेश्वर कहलवाता था। ये 700 से 1200 ईस्वी का भारत दिया हुआ है, नक्शे में हम लोग देख सकते हैं। और इम्पोर्टेंट उस टाइम के जो थे वो नगर यहाँ पर दिखाए हुए हैं। ये चौहान यहाँ पर मुख्यतः राजस्थान, अपना गुजरात यहाँ पर इस हिस्से के अंदर रहेंगे। राष्ट्रकूट यहाँ जो मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र के नीचे साइड में, बिल्कुल साउथ के नीचे की साइड में चोल साम्राज्य, और ये पश्चिम बंगाल की साइड में पाल। नालंदा विश्वविद्यालय यहाँ था। तक्षशिला इधर आएगा। ये कन्नौज, चंदेल, ये यहाँ के इम्पोर्टेंट उस टाइम के राज्य थे। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। अगला पॉइंट है हमारे पास हिरण्यगर्भ यानी कि सोने का गर्भ। यह ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाने वाला एक अनुष्ठान था। यानी कि एक कोई धार्मिक अनुष्ठान था, हवन यज्ञ जिस तरीके से होते हैं उस तरीके से कोई अनुष्ठान था और ब्राह्मणों के द्वारा इसको किया जाता था। त्रिभुवन चक्रवर्ती, 3 भुवनों का स्वामी, यह राजाओं द्वारा हासिल की जाने वाली उपाधि थी। राजतरंगिणी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये राजतरंगिणी। 12वीं सदी में कल्हण द्वारा रचित संस्कृत काव्य जिसमें कश्मीर के राजाओं का इतिहास दर्ज है। याद रखेंगे राजतरंगिणी क्या था? कल्हण द्वारा रचित संस्कृत महाकाव्य जिसमें कश्मीर के राजाओं का इतिहास दर्ज है। नेक्स्ट पॉइंट सुल्तान। ये अरबी भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है शासक। सुल्तान महमूद, यह गजनी का सुल्तान था और 997 से 1030 तक शासन किया। इसने लूट मार करने के उद्देश्य से भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। चाहमान ये दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्रों पर शासन करते थे और बाद में चौहानों के नाम से इन्हें जाना जाने लगा। पृथ्वीराज चौहान इस जो वंश का कहें या शासक राज्य का कहें, जो चाहमान राष्ट्र थे उसके अंदर पृथ्वीराज चौहान सबसे प्रसिद्ध राजा था। उसने तराइन के पहले युद्ध में 1191 में मोहम्मद गोरी को हराया। ध्यान रखेंगे तराइन के 2 युद्ध हुए थे। 1191 में मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने हराया और 1192 के अंदर जो दूसरा युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान अपने एक
क्या कह सकते हैं हम, जो आज के टाइम में गद्दार जिसको हम बोलते हैं, और उसके अपने ही थे, उनके गद्दारी के कारण इसको हार का सामना करना पड़ा था। जयचंद, एक नाम सुना होगा, गद्दार को जयचंद कहा जाता है। वो जयचंद यहीं से, इस जयचंद की गद्दारी के कारण पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में हारा था, और इसी के साथ भारत के अंदर इस्लामिक शक्तियों का जो पैर पसारना शुरू हो गया था। इससे पहले सिर्फ लूटमार के उद्देश्य से आते थे, लेकिन पृथ्वीराज चौहान के बाद में वो यहाँ पर परमानेंट रहने के लिए, शासन करने के लिए, लोगों के ऊपर अत्याचार करने के लिए यहीं रहने शुरू हो गए थे। तो ये भी पृथ्वीराज चौहान को जयचंद जिसका नाम था, उसकी गद्दारी के कारण हार का सामना करना पड़ा था। तो ध्यान रखेंगे 1192 में मोहम्मद गोरी को हराया गया, और 1191 में मोहम्मद गोरी को हराया, और 1192 में मोहम्मद गोरी जीत गया था। त्रिपक्षीय संघर्ष। कन्नौज पर नियंत्रण को लेकर गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के शासकों में होने वाला संघर्ष त्रिपक्षीय संघर्ष कहलाता है। उर और नाडू ये क्या चीज़ थी? चोल राज्य में किसानों की बस्तियों को उर कहा जाता था, और गांवों के समूह को नाडू कहा जाता था। ये पॉइंट याद रखने हैं। उर क्या था? किसानों की बस्तियां, और नाडू गांवों का समूह। नेक्स्ट पॉइंट है नगरम। यह चोल राज्य में व्यापारियों के संघों के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है, यानी कि व्यापारियों का एक समूह या संघ, इसके लिए नगरम शब्द का प्रयोग किया जाता था। आगे सही जोड़े बनाने हैं, यानी कि मैच करना है इनको। तो गुर्जर प्रतिहार हमने शुरू में बात की थी। गुजरात राजस्थान के अंदर चौहान और गुर्जर प्रतिहार मोस्टली रहेंगे। गुर्जर प्रतिहार गुजरात और राजस्थान के अंदर। राष्ट्रकूट जो है पश्चिमी दक्कन प्रदेश के अंदर रहेंगे। पाल हमने देखा था पश्चिम बंगाल के अंदर, और चोल जो है तमिलनाडु के अंदर रहेंगे। तो यही मैच करने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। आगे मैच किया हुआ है, देख सकते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे तीनों पक्ष कौन कौन से थे? तो ये डिस्कस हमने ऊपर किया है पॉइंट। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, ये तीन जो राज्य थे उस टाइम में त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे हुए थे। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी होंगे हम लोग वही डिस्कस करेंगे। तो ये एनसीईआरटी के हिसाब से बढ़िया क्वेश्चन है। चोल साम्राज्य की सभा में किसी समिति का सदस्य बनने के लिए आवश्यक शर्तें क्या थी? तो क्या शर्तें थी? सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से राजस्व वसूला जाता है, यानी कि वो टैक्स देने वाला बंदा होना चाहिए। समय का घर होना चाहिए। 35 से 70 साल के बीच में उसकी उम्र होनी चाहिए, और वेदों का ज्ञान उसे होना चाहिए, और पिछले 3 वर्षों में किसी अन्य समिति का वो सदस्य नहीं रहा हो। ये आवश्यक शर्तें थी चोल साम्राज्य में सभा के अंदर सदस्य बनने के लिए। आगे वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। राष्ट्रकूट साम्राज्य का उदय कब हुआ? तो ये 8वीं शताब्दी के मध्य हुआ। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक दंती दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की? हरिश्चंद्र ब्राह्मण ने। हरिश्चंद्र ब्राह्मण। नए राजाओं ने किन उपाधियों को धारण किया? तो ये महाराजाधिराज, त्रिभुवन चक्रवर्ती, महामंडलेश्वर, ये सारी उपाधियां थी उस टाइम में। अपने आप को वहाँ के जो भी राजा थे, शासक थे, वो देते थे। तमिलनाडु पर किस वंश के शासकों का शासन था? तो चोल वंश तमिलनाडु के ऊपर शासन कर रहा था। कश्मीर पर शासन करने वाले शासकों का इतिहास किस विद्वान ने अपने काव्य के अंदर लिखा है? तो कल्हण ने लिखा है। और पुस्तक कौन सी रहेगी? राजतरंगिणी। कल्हण की पुस्तक है, संस्कृत काव्य है ये, और कश्मीर का इतिहास इसके अंदर दर्ज है। त्रिपक्षीय संघर्ष किस नगर पर नियंत्रण के लिए था? तो ये कन्नौज के ऊपर नियंत्रण के लिए था। कन्नौज नगर किस नदी घाटी में स्थित था? तो कन्नौज नगर गंगा नदी घाटी में स्थित था, इसलिए
इम्पोर्टेंट बन जाता था ये उस टाइम, जो साधन संपन्न राज्य था कन्नौज, तो इसके लिए संघर्ष हो रहा था। चामानों का सबसे प्रसिद्ध शासक, चामानों का या चौहान वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो ये पृथ्वीराज चौहान। तराइन के पहले युद्ध में किसने किसको हराया? तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया। और पहला युद्ध हुआ कब था? 1191 में। दूसरा युद्ध कब हुआ? 1192 में। और इसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को किस अफगान शासक ने लूटा था? तो अफगान शासक कौन सा था? ये महमूद गजनी। महमूद गजनी, इसने इसको अपने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। और कहते हैं कि 17 बार इसने आक्रमण किया था और हर बार जो अपने रथ भर भर कर जो सोना चांदी हीरे जवाहरात यहाँ से लेके जाता था, इसे कहा जाता है इतिहास के अंदर। तो सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो अंग्रेज़ों से भी आई थिंक ज़्यादा इसने लूटा था हिंदुस्तान के अंदर। 17 बार आक्रमण किया और हर बार अपने रथ हाथी घोड़े जो सोने चांदी से हीरों से भरकर ले जाता था। किताब अल हिंद नामक पुस्तक किसने लिखी? किताब अल हिंद, ये अल बेरूनी की पुस्तक है। किताब अल हिंद, अल बेरूनी। अल बरूनी भी कई जगह मिलेगा। अल बरूनी या अल बेरूनी एक ही चीज़ है, ये एक ही शख्स का नाम है। चोल वंश की स्थापना किसने की? चोल वंश, तो ये याद रखेंगे, चोल वंश जो तमिलनाडु के अंदर था, विजयालय, विजयालय ने इसकी स्थापना की थी, विजयालय। सबसे प्रसिद्ध चोल शासक कौन था? राजराज प्रथम। ये दो ही शासक थे सबसे इम्पोर्टेंट इसके अंदर, चोल वंश के अंदर, राजराज प्रथम और राजराज प्रथम का पुत्र। नेक्स्ट पॉइंट है, चोल वंश के अभिलेखों में किस प्रकार के करों का वर्णन मिलता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, छोटे क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट बनते हैं यहाँ पर। और अगर एनसीईआरटी एग्जाम के हिसाब से देखें तो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तमिलनाडु पर शासक करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न प्रकार के करों के लिए 400 से अधिक सूचक शब्द मिलते हैं, यानी कि 400 से अधिक सूचक शब्द करों के लिए यूज किए जाते थे। सबसे प्रचलित कर वेटी, जो नगद की अपेक्षा जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, यानी कि जबरदस्ती काम करवाया जाता था इसके अंदर। मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर, यानी कि आज के टाइम में हम जो कह देते हैं कि अपने चौबारा बनाने पर, तो चौबारा बनाने पर या फिर छाजन बनाने पर भी कर लगता था उस टाइम में। खजूर या ताड़ के वृक्ष पर चढ़ने के लिए सीढ़ी का प्रयोग करने पर लगने वाला कर, यानी कि खजूर का पेड़ जो काफ़ी लंबा होता है उसके ऊपर अगर कोई सीढ़ी से लेकर के चढ़ेगा, सीढ़ी लगा करके चढ़ेगा, तो उसको टैक्स देना पड़ता था। अदरवाइज बगैर सीढ़ी के चढ़ो कोई टैक्स नहीं है, लेकिन सीढ़ी लगा करके चढ़ो तो टैक्स देना पड़ता था उस टाइम में। पारिवारिक संपत्ति पर उत्तराधिकार प्राप्त करने के लिए लगने वाला कर, तो ये कुछ एक इम्पोर्टेंट कर थे। सबसे इम्पोर्टेंट इसके अंदर रहेगा वेटी। वेटी सबसे इम्पोर्टेंट है, जो नगद की अपेक्षा जबरन श्रम, जो परिश्रम के रूप में लिया जाता था, यानी कि उनसे खेतों में या फिर जहाँ कहीं भी जरूरत होती थी काम करवाया जाता था जो भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, चोल राज्य में करों से प्राप्त आय किन कार्यों में उपयोग की जाती थी? तो ये उपयोग कहाँ की जाती थी, ये इंपॉर्टेंट है। ये कर तो लगते हैं आज के टाइम में भी, टैक्स तो सभी पर लगता है, लेकिन ये किस कार्य के लिए उपयोग किया जाता है ये इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके अंदर पहला पॉइंट है, करों से प्राप्त आय राजा की वित्तीय व्यवस्था का आधार बनती थी। मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में उपयोग किया जाता था। युद्ध की आवश्यकता पूरा करने के लिए और व्यापारिक मार्गों का निर्माण करने के लिए ये जो टैक्स है इसका प्रयोग किया जाता था, यानी कि बढ़िया काम में ही उपयोग होता था, तो टैक्स में कोई दिक्कत नहीं है। अगर टैक्स विलासिता का जरिया बन जाता है, फिजूल खर्ची का जरिया बन जाता है, तो इसके अंदर फिर दिक्कत होती है। चलिए, राजपूत कौन थे? इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। 10वीं सदी के अंत में पाल प्रतिहार राष्ट्रकूटों के पतन के बाद इनके स्थान पर नए राजवंश आए थे। ये वंशी राजपूत कहलाते थे। भारतीय इतिहास में राजपूत अपनी वीरता, गौरव तथा मर्यादा के लिए प्रसिद्ध है।
राजपूतों के 4 प्रमुख वंश हुए, उसमें परमार, प्रतिहार, चौहान और चालुक्य। परमार, प्रतिहार, चौहान और चालुक्य। कहा जाता है कि इन 4 वंशों का जन्म ऋषि वशिष्ठ द्वारा आबू पर्वत पर आयोजित यज्ञ के अग्नि कुंड से हुआ। यह भी कहा जाता है कि इन 4 राजपूत वंशों की रचना देश की बाह्य आक्रमणों से रक्षा के लिए हुई थी। इन्हें अग्निकुल भी कहा जाता है, ये पॉइंट ध्यान रखना है। अग्निकुल किसको कहा जाता है? राजपूतों को। सूर्य या चंद्रमा से संबंधित होने के कारण इन्हें सूर्यवंशी या चंद्रवंशी भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये चौहान वंश के बारे में डिस्कस करते हैं। आबू पर्वत पर हुए अग्निकुंड से पैदा होने वाले चौहान वंश भी था। ये 4 वंश पैदा हुए थे, उनके अंदर चौहान वंश भी रहेगा। इस वंश की अनेक शाखाएं थी। शाकंभरी के चौहान उसमें सबसे प्रसिद्ध थे। शाकंभरी के चौहान। इस वंश के प्रमुख शासक अजय राज ने अजमेर नगर की स्थापना की। शाकंभरी के चौहान जो थे, उनमें जो सबसे प्रसिद्ध राजा था एक अजय राज। इन्होंने अजमेर या अजमेरू, जिसको बोलते हैं आज के टाइम में अजमेर बोला जाता है, राजस्थान का प्रसिद्ध शहर है, इनकी स्थापना की थी। किसने? अजय राज ने। और चौहान, पृथ्वीराज चौहान इस वंश का सबसे प्रतापी और महान राजा था। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है। कौन से शासक कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे? तो राष्ट्रकूट जो है चालुक्यों के अधीन थे। दंतीदुर्ग ने किस वंश की स्थापना की? दंतीदुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। गुर्जर प्रतिहार कहाँ शासन करते थे? गुर्जर प्रतिहार राजस्थान और गुजरात के अंदर इनका मोस्टली शासन हुआ करता था। और चोल जो है वर्तमान तमिलनाडु इसका शासन था, वहाँ पर शासन करते थे चोल। चालुक्यों का शासन कहाँ था? चालुक्य कर्नाटक के रहेंगे। चालुक्य कर्नाटक के अंदर, चोल तमिलनाडु के अंदर, गुर्जर प्रतिहार राजस्थान गुजरात के अंदर, चौहान राजस्थान के अंदर। पाल वंश कहाँ पर था? पाल वंश हमने डिस्कस किया था, नक्शे में देखा था, बंगाल के अंदर था। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, जो चोल शासक वसूल करते थे वेट्टी नामक कर। वेट्टी वो किस रूप में वसूल किया जाता था? वो जबरन शर्म के रूप में वसूल किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, सोमनाथ के प्रसिद्ध मंदिर जो गुजरात के अंदर स्थित है, उसको किसने लूटा? तो किसने लूटा था इसको? हमने पहले भी डिस्कस किया था, महमूद गजनी ने। अफगान शासक था महमूद गजनी। इसने 17 बार आक्रमण किया था हिंदुस्तान के ऊपर और हर बार हिंदुस्तान से लूट कर ही ले जाता था। ये कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन शामिल नहीं था? तो गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट ये कन्नौज के अंदर शासन स्थापित करने के लिए आपस में संघर्ष कर रहे थे, लेकिन चोल साम्राज्य था ये इसके अंदर नहीं आएगा। तो ऑप्शन राइट होगा इसका, चोल। त्रिपक्षीय संघर्ष किस शहर पर नियंत्रण के लिए हुआ? तो कन्नौज के पर नियंत्रण के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था। पृथ्वीराज चौहान किस वंश का था? तो ये चाहवान वंश, शाकंभरी के चौहान, इससे संबंधित रहेगा। चोल राज्य का संस्थापक कौन था? सबसे शुरू में डिस्कस किया था, विजयालय। चोल राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक राजराज प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उत्तर मेरूर में समितियों के प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होता था? उत्तर मेरूर जो है इलाका था, उसके अंदर समितियों के प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होता था? तो लॉटरी के द्वारा होता था। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के हाथों कब पराजित हुआ? तो तराइन का जो दूसरा युद्ध था 1192 के अंदर, उसके अंदर ये पराजित हुआ था। तो सेकंड चैप्टर हमारे पास इतना ही है। थर्ड चैप्टर के लिए वेट कीजिए। ये चैप्टर जितना भी लर्न करने वाला है बढ़िया तरीके से लर्न कीजिए, और जब तक कोई सरकारी नोटिस नहीं आता है घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने पेरेंट्स का और खुद का ध्यान रखिए। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके बताइए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।